नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। ये जो है ये पेपर 1 है और ये पेपर 1 जो है वो है मेडिकल ऑफिसर डेंटल का ये पेपर है और इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है तब भी हेल्प मिल सके और कोई भी क्वेश्चन लिंक कर यहाँ से पूछा जाता है तब भी हेल्प मिल सके। साथ में ही आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर पहले आया था और आपको किस तरह से जो है वो भी पढ़ना है। वैसे पेपरों में तो वेरिएशन होती रहती है, परंतु चलो फिर भी प्रीवियस पेपर है तो थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 36 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। नॉट करेक्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले बोलते हैं घोगरधार लाइज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि घोगरधार मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती है। अगर हम घोगरधार की बात करते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो आती है। मैंने जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया वहाँ पर भी हमने पढ़ा है कि घोगरधार मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही आती है और गुम्मा और द्रंग की जो सॉल्ट की माइंस हैं वो हिमाचल में आती हैं और ये सॉल्ट की माइंस मंडी डिस्ट्रिक्ट के इस घोगरधार रेंज में ही जो है वो आती हैं। तो पहली तो सही स्टेटमेंट हो गई। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश वॉज फॉर्म्ड बाय मर्जर ऑफ 31 प्रिंसली स्टेट्स ऑन 15 अप्रैल 1948। तो हिमाचल प्रदेश तो 15 अप्रैल 1948 को ही बना था, परंतु ये 31 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर नहीं बना था। ये 30 जो था वो छोटे बड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो बनाया गया था। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो गई। अब यहाँ से जब आपको पता चल गया कि दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई तो आप एलिमिनेशन मेथड जो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। जहाँ पर दूसरा ऑप्शन नहीं है वो ऑप्शन तो नहीं होगी, तो ये एक एलिमिनेट हो जाता है, ये एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं। 2 में से भी अगर आप देखेंगे कि घोगरधार तो मंडी में आती है तो पहली ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर होना चाहिए। परंतु हम सभी ऑप्शंस को देखेंगे। सवां रिवर ऊना में बहती है, बिल्कुल सही बात है, ऊना की नदी है ये। इसको जो है वो सोमभद्रा रिवर भी जो है वो बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि क्या इसको सोमभद्रा रिवर भी बोलते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि इसको सोमभद्रा रिवर भी बोला जाता था। और सवां नदी जो है वैसे इसको रिवर ऑफ सौरो भी जो है वो बोलते हैं। ऊना में शोक की दरिया भी जो है उसको बोलते हैं। रिवर ऑफ सौरो भी जो है वो इसको ऊना डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है इस सवां नदी के बारे में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास तीसरी सही है, पहली भी सही है। चौथी स्टेटमेंट में बोलते हैं पीपल इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश की पीपल हिमाचल प्रदेश का जो है वो राज्य वृक्ष है, यानी कि स्टेट ट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। पीपल हिमाचल का जो है वो स्टेट ट्री नहीं है। अच्छा, अगर पीपल हिमाचल का स्टेट ट्री नहीं है तो कौन सा ट्री ऐसा है जो स्टेट ट्री हिमाचल का बनाया गया है? तो देवदार का पौधा जो आप देखते हैं, देवदार को जो है वो स्टेट ट्री का दर्जा जो है वो दिया गया है। चौथी स्टेटमेंट गलत थी, दूसरी स्टेटमेंट गलत थी, तो ये ऑप्शन बी आपके पास सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं विच इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन पीक अमंग द फॉलोइंग। तो इनमें से बोलते हैं कि टॉलेस्ट सबसे लंबी जो चोटी है हिमाचल की वो कौन सी है। अगर हम पीक्स की बात करते हैं, चोटियों की बात करते हैं, तो इनमें से अगर आप देखेंगे कि टॉलेस्ट पीक जो है वो कौन सी आती है, तो टॉलेस्ट पीक आती है शिल्ला चोटी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। शिल्ला पीक जो है वो टॉलेस्ट पीक जो है वो आती है और इसकी ऊंचाई कितनी है और कहाँ पर ये स्थित है? 7025 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है और ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो आती है। यहाँ पर शिप्की पीक भी जो है वो दिया गया है। ये शिप्की पीक कहाँ पर आती है? ये भी किन्नौर में ही जो है वो आती है, किन्नौर में आती है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 6068 मीटर। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर श्रृंगला दिया गया है। श्रृंगला पीक जो है वो कहाँ पर आती है? तो ये लाहौल स्पीति में जो है वो आती है और इसकी ऊंचाई कितनी आती है? तो श्रृंगला पीक की ऊंचाई 6230 मीटर जो है वो आती है, 6230 मीटर आती है। अगर हम श्रीखंड की बात करते हैं तो श्रीखंड महादेव आपने सुना भी होगा नाम। श्रीखंड पीक जो है वो कहाँ पर आती है और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो श्रीखंड की जब बात की जा रही है तो श्रीखंड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये पीक आती है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 5182 मीटर, ये इसकी ऊंचाई है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस जो दिए गए थे वो क्लियर हो गए, अच्छे से हमने उनके बारे में जान लिया। आगे क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं पांगी वैली इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रेंजेस। तो बोलते हैं अब माउंटेन रेंजेस की बात की गई है कि पांगी जो है वो किन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में जो है वो आता है। ये क्वेश्चन भी अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो वहाँ पर हमने डिटेल से पढ़ा है पांगी के बारे में। पांगी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पांगी जो है वो 2 इंपॉर्टेंट रेंजेस के बीच में आता है। पांगी धार जो है वैसे डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती है और पांगी धार डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है। ये जो है वो एक तो पीर पंजाल रेंज और दूसरी साइड जो है वो इसके झांसकर रेंज जो है वो आती है। तो ऑप्शन डी
पीर पंजाल और झांसकर रेंज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किलाड़ में जो है वो स्थित है। हमने कुछ ऐसे दर्रे पढ़ रखे हैं जो कि चंबा को या फिर भरमौर को जो है वो पांगी के साथ जो है वो जोड़ते हैं। तो हमने ऐसे कोई दर्रे पढ़ रखे हैं जो कि चंबा को पांगी के साथ जोड़ते हैं, तो वो एक साच दर्रा हमने पढ़ रखा है, साच पास इसको बोलते हैं, ये जो है वो चंबा को पांगी के साथ जोड़ता है। और एक दराती पास हमने पढ़ रखा है, दराती पास जो है ये भी जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है, चंबा को जो है वो पांगी के साथ जो है वो जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट दर्रे जो है वो 2 आते हैं जो कि चंबा को जो है वो पांगी के साथ जो है वो जोड़ते हैं। तो चंबा पांगी के बारे में ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। डिस्ट्रिक्ट चंबा की ही बात अगर की जा रही है तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की हमने हाथीधार जो है वो पढ़ रखी है। हाथीधार जो है वो कहाँ पर आती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है वो डगानी धार भी जो है वो आती है। डगानी धार जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती है ये पांगी की ही एक शाखा जो है वो मानी जाती है, वो भी पता चला आपको। अगर हम बात करते हैं चेनाब नदी की, तो चेनाब नदी पहले चंद्रा और भागा के नाम से जो है वो जानी जाती है, फिर ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो एंटर करती है। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है ये कहाँ पर एंटर करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये थिरोट नामक स्थान पर जो है वो एंटर कर जाती है। थिरोट नामक स्थान पर ये एंटर कर जाती है। इतना सब यहाँ से ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं राइजिंग फ्रॉम यमुनोत्री इन उत्तराखंड वेयर डज यमुना रिवर एंटर एट पांवटा साहिब। तो ये जो यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री उत्तराखंड स्टेट से जो है वो निकलती है। फिर ये हिमाचल में भी जो है वो एंटर कर जाती है और हिमाचल की ये सबसे छोटी नदी जो है वो आती है। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में ये एंटर करती है पांवटा साहिब में, तो कहाँ पर ये एंटर करती है, ये खोदर मांझरी नामक स्थान पर जो है वो एंटर कर जाती है। ऑप्शन बी जो है वो 39 का सही आंसर होगा। खोदर मांझरी नामक स्थान पर जो है वो एंटर कर जाती है। ठीक है जी, आपने ये ध्यान रखना है। और आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि यमुना नदी जो है वो छोड़ती कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश को, ये तो एंटर करती है। तो हिमाचल प्रदेश को जो है ये जो ताजेवाला दिया गया है ना, ताजेवाला में छोड़ देती है और हरियाणा में जो है वो एंटर कर जाती है। ताजेवाला में छोड़ती है, खोदर मांझरी में एंटर करती है। और यमुना नदी हिमाचल की सबसे छोटी नदी है, इसका वैदिक नाम जो है वो कालिंदी इसका वैदिक नाम आता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में जो है वो टॉन्स, बब्बर, गिरी, जलाल, ये जो है वो इसकी मुख्य सहायक नदियाँ जो हैं वो आती हैं। तो इतना सब आपने यमुना नदी के बारे में ध्यान रखना है। हिमाचल में सिर्फ और सिर्फ 5 ही नदियां बहती हैं, बहुत ज़्यादा नदियां अगर आप कहेंगे तो हिमाचल में नहीं बहती। वो तो छोटी छोटी खड्डे सहायक नदियां जो हैं वो बन जाती हैं, जो आगे जाकर इन बड़ी नदियों के साथ जुड़ती हैं। तो मुख्य रूप से जो 5 नदियां बहती हैं उसमें एक यमुना नदी सबसे छोटी नदी हमने पढ़ ली। सबसे बड़ी इन टर्म ऑफ लेंथ जो आती है वो सतलुज नदी आती है। सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है वो सदुद्री आता है। और हिमाचल प्रदेश में ये 320 किलोमीटर जो है वो बहती है, सबसे लंबी नदी हिमाचल प्रदेश की ये है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है वो ब्यास नदी जो है वो बहती है। ब्यास नदी का भी जो है वो वैदिक नाम अगर एग्जाम में पूछा जाए तो अर्जिका इसका वैदिक नाम आपने ध्यान रखना है। ब्यास नदी हिमाचल में जो है वो कितना किलोमीटर जो है वो बहती है, तो ये हिमाचल में 256 किलोमीटर जो है वो बहती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो है वो रावी नदी है। रावी नदी का वैदिक नाम जो है वो पुरुषानी आता है। रावी नदी जो है वो कितना किलोमीटर हिमाचल में बहती है, तो वो 158 किलोमीटर हिमाचल में जो है वो बहती है। ये 158 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। और एक चेनाब नदी आती है। चेनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी जो है वो आता है। और चेनाब नदी हिमाचल में कितना किलोमीटर बहती है, वो 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहती है। अब साथ में आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ से कि अगर तो पूछा जाता है इन टर्म ऑफ लेंथ तो सतलुज सबसे बड़ी नदी है। अगर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम पूछा जाता है, वॉल्यूम यानी कि घनत्व के हिसाब से, तो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम ये चेनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है हिमाचल प्रदेश की। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म ऑफ लेंथ में भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बोलते हैं गोविंद सागर इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बिल्कुल सही बात है कि गोविंद सागर लेक जो है वो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश की, जिसको इंसान ने खुद बनाया है और सतलुज नदी के ऊपर ये बनी है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी सही होगी। आगे बोलते हैं रॉक सॉल्ट माइंस आर लोकेटेड इन खनियारा ऑफ कांगड़ा। देखो ये जो रॉक सॉल्ट माइंस है ना हिमाचल प्रदेश में, ये घोगरधार में आती हैं। घोगरधार का हमने गुम्मा और द्रंग पढ़ रखा था, तो वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है। कांगड़ा के साथ कोई लेना देना नहीं है। कौन सा, गुम्मा और दरंग हमने पढ़ रखा था। अगर आपने ध्यान से सुना है तो स्टार्टिंग में मैंने बताया भी। तो नॉट करेक्ट पूछा गया है तो ऑप्शन बी नॉट करेक्ट हो जाएगा। अगले ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। कांगला माउंटेन पास बोलते हैं स्पीति को लद्दाख से कनेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। आगे बोलते हैं कि बनक्सा की बात की गई है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, बिल्कुल सही बात है।
ये जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट है। अगर चाय वगैरह में डलता है और भी मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता होगा, अगर आपको जानकारी हो बनक्सा के बारे में, तो ये भी जो है वो एक मेडिकल से रिलेटेड प्लांट जो है वो आता है। तो ये 3 स्टेटमेंट, पहली, तीसरी और चौथी तो हमारे पास सही थी। ऑप्शन बी हमारे पास गलत थी। गलत क्यों थी उसके पीछे का रीज़न ये था कि रॉक सॉल्ट माइंस हिमाचल में गुम्मा और द्रंग में जो है वो आती हैं। गुम्मा और द्रंग में जो है आती हैं, और गुम्मा और द्रंग जो है घोघरधार में जो है वो आता है, और घोघरधार मंडी डिस्ट्रिक्ट में आती है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया, और भी आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को शेप देना चाहते हैं, खुद को जो है वो अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी आपके पास एनफ टाइम है और आपके पास जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी स्टडी को शेप देने की, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है वो आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पठियार एंड खनियारा ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आर इन विच स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर तो स्क्रिप्ट पूछा गया है, कई बार डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाता है, तो बोलते हैं कई बार कि पठियार और खनियारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है। अब यहाँ पर इनकी स्क्रिप्ट पूछी गई है, इनके ऊपर जो जैसे कोई भी इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर मिली हैं, उनके ऊपर जो बोली लिखी गई है, लिखा गया है, वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, तो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और खरोष्टी इस स्क्रिप्ट में भी लिखा गया है, तो इन दोनों ही स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही स्क्रिप्ट जो है वो इस्तेमाल हुई हैं पठियार और खनियारा की, जो हमें रॉक इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं, यानी कि पत्थर के जो अभिलेख देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर ये दोनों ही भाषाएं जो हैं वो अंकित हैं, दोनों ही भाषाएं देखने को मिलती हैं। ये जो इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं ना, ये हमें जानकारी देती हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो ऐसी ही बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिल जाएगी कि हिमाचल के म्यूजियम्स में भी रखी गई हैं। हिमाचल में जो हिमाचल का सबसे पुराना म्यूजियम भूरी सिंह संग्रहालय आता है, जिसकी स्थापना चंबा के राजा भूरी सिंह के द्वारा की गई थी, और ये भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में ही स्थित है। 1908 में राजा भूरी सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कुछ ऐसी इंस्क्रिप्शन यहाँ पर भी रखी गई हैं, कुछ अभिलेख यहाँ पर भी रखे गए हैं। ये कौन सी लिपि में है वो भी पूछ सकते हैं, तो वो शारदा और टांकरी लिपि के इंस्क्रिप्शन जो हैं वो वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो वो शारदा और टांकरी लिपि की इंस्क्रिप्शंस आपने भूरी सिंह म्यूजियम वाली भी पता चल गई। अगले क्वेश्चन में देखिए 42 में क्या बोलते हैं व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट दुम मूवमेंट दैट अकर्ड ईस्ट वाइल रामपुर बुशहर स्टेट। तो कई बार तो क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है कि दुम आंदोलन हुआ क्या था, कहाँ था। ये आंदोलन जो था वो रामपुर बुशहर में हुआ था। कई बार पूछते हैं कि हुआ कब था ये आंदोलन, तो ये आंदोलन 1859 में हुआ था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1859 में ये आंदोलन हुआ था। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब ये हुआ था तो उस टाइम बुशहर के राजा शमशेर सिंह जो था वो हुआ करते थे। अब स्टेटमेंट देखो, बोलते हैं इट हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा शमशेर सिंह, कि ये राजा शमशेर सिंह के कार्यकाल के दौरान हुआ था। बिल्कुल सही बात है, इनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। बोलते हैं मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द लैंड सेटलमेंट ऑर्डर डन एट एन इंस्टेंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये आंदोलन बोलते हैं कि हुआ क्यों था। ये आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि जो नगदी भूमि पर उस टाइम लगान लिया जा रहा था, उसके विरोध में किसानों ने ये आंदोलन किया था। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, पहली भी सही है। तीसरे में बोलते हैं पीपल रिजेंटेड द चेंज ऑफ मोड ऑफ लैंड रेवेन्यू पेमेंट फ्रॉम काइंड टू कैश। देखो, लोगों ने इस आंदोलन का विरोध किया था क्योंकि पहले तो उनको जो है वो जो लैंड सेटलमेंट होती थी, लैंड रेवेन्यू जो होता था वो किसी चीज़ के रूप में वो अदा कर देते थे, परंतु अब उनको कैश देना पड़ रहा था, तो लोगों ने विरोध किया था। बिल्कुल सही बात है, तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। चौथे में बोलते हैं इट वॉज अ वायलेंट मूवमेंट, की एक हिंसात्मक ये मूवमेंट था, मतलब इसमें हिंसा वगैरह हुई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। इसमें जो है वो हिंसा नहीं हुई थी, बिल्कुल ही अहिंसात्मक वे से जो था वो किया गया था। अहिंसात्मक वे से जो था वो इस दुम आंदोलन को किया गया था। इसका जो मुख्य केंद्र उस टाइम बना था वो चीनी और रोहड़ू क्षेत्र जो था वो इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र जो था वो बने थे। लोग अपने गांव छोड़कर चले गए थे, अहिंसा इस तरह से हुई थी। यहाँ पर लोगों ने गांव छोड़ दिया, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने वायलेंस की, वो गांव छोड़ दिया, चुपचाप से जंगलों में रहने लग पड़े। ठीक है, तो उस तरह से जो था ये मूवमेंट जो था वो हुआ था। कहते हैं कि शमशेर सिंह जो होते थे, मिशन एलाइड में मैं ऐसी कहानियाँ आपको बताता रहता हूँ जहाँ से आपको चीज़ें याद रहती हैं। बोलते हैं शमशेर सिंह जो वहाँ के राजा हुआ करते थे ना, वो नशे में धुत रहते थे, नशा करते थे, उसमें धुत रहते थे और प्रजा का कोई ख्याल नहीं था। तो वहाँ से ना परेशान थे लोग, क्योंकि ये बिना सोचे समझे फैसले ले लेते थे, तो वहाँ से लोग परेशान रहने लगे। फिर ये आंदोलन जो था वो हुआ था, फिर नौबत आई थी आंदोलन की, परंतु
इसमें वायलेंस नहीं होती, नॉन वायलेंट ये एक तरह से जो था वो था। अगला क्वेश्चन देखिए 43 बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फाउंडर मेंबर ऑफ हिमालयन रियासती प्रजा मंडल। हिमालयन रियासती प्रजा मंडल मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि इसको HRPM कर भी जो है वो लिखते हैं, हिमालयन रियासती प्रजा मंडल। अब बोलते हैं कि इनमें से कौन से फाउंडिंग मेंबर इसके जो था वो नहीं थे। अगर हम हिमालयन रियासती प्रजा मंडल की बात करते हैं और इन ऑप्शंस के हिसाब से बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो इसका जो है क्या सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है, क्योंकि ये जो हिमालयन रियासती प्रजा मंडल था ना, इसका गठन जो किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज जो किया गया था वो 1938 में जो था वो किया गया था। 1938 में इसको गठित किया गया था। इसके जो फाउंडिंग मेंबर आते थे उसमें ये भागवत सोहटा भी आते थे, पद्मदेव भी आते थे, ज्ञानचंद टूटू भी आते थे। इनके अलावा जो था वो और भी यहाँ पर लोग थे, जैसे कि गोविंद सिंह सूरत हुआ करते थे, एक वो थे देवीदास मुसाफिर थे, वो भी यहाँ पर हुआ करते थे, एक चिरंजी लाल वर्मा हुआ करते थे, वो यहाँ पर इसके फाउंडर मेंबर हुआ करते थे। परंतु डॉक्टर यशवंत सिंह परमार नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम तक तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ना एक्टिव उसमें आए भी नहीं थे, एक्टिव एक मोड में आए भी नहीं थे कि वो आंदोलनों में भाग ले रहे थे। उस टाइम तक तो वो अभी नौकरी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। वो सिरमौर में जो था वो जज भी हुआ करते थे। तो 1941 में तो उन्होंने जज की पोस्ट से इस्तीफा दिया था, उसके बाद वो एक्टिव रोल में यहाँ पर आए थे। ठीक है, उससे पहले तो वो पोस्टिंग पर थे, तो उनका कोई रोल नहीं था अभी तक ऐसे मूवमेंट्स में, तो ये आपने ध्यान रखना था। 44 में क्या बोलते हैं यहाँ पर व्हाट इज नॉट ट्रू ऑफ राम सिंह पठानिया ऑफ नूरपुर। तो राम सिंह पठानिया जो नूरपुर के थे बड़े ही बहादुर थे, इनके बारे में मैंने डिटेल से आपको मिशन एलाइड में बता रखा है। अब बोलते हैं इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम बात करते हैं राम सिंह पठानिया के बारे में, बोलते हैं ही वॉज सन ऑफ वजीर श्याम सिंह पठानिया ऑफ राजा बीर सिंह नूरपुर, कि ये जो था वो पुत्र थे वजीर श्याम सिंह पठानिया के, ठीक है, कि जो नूरपुर के वजीर हुआ करते थे, ये इनके पुत्र थे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, तो पहली ऑप्शन तो हमारे पास सही है, ये इन्हीं के पुत्र हुआ करते थे, वजीर श्याम सिंह के ही। आगे बोलते हैं ही वॉज अपॉइंटेड वजीर ऑफ राजा बीर सिंह आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, कि इनके पिता वजीर श्याम सिंह की मृत्यु के बाद इनको जो था वो यहाँ का वजीर बनाया गया था नूरपुर का। ये स्टेटमेंट गलत है, इनको वजीर नहीं बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ही रिबेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट माइनर जसवंत सिंह एज राजा ऑफ नूरपुर आफ्टर द डेथ ऑफ राजा बीर सिंह। राजा बीर सिंह की मृत्यु हो जाती है और जसवंत सिंह को ब्रिटिशर्स राजा मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो माइनर होते थे, उस टाइम एज नहीं थी उनकी पूरी। तो इसका इन्होंने विरोध किया था, इन्होंने आंदोलन किया था यहाँ पर, ये स्टेटमेंट सही है। अंग्रेजों के साथ जो उनकी बैटल होती है वो होती है डले की धार, एक डले की धार थी, वहाँ पर बैटल जो है वो होती है नूरपुर के समीप ही। और यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों को जो था वो मतलब काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। जीत तो नहीं पाए थे ये, परंतु टक्कर काफ़ी अच्छी दी थी। और बाद में इनके ही एक मित्र ने इनको धोखा दिया था, और जिसके कारण ये जो था वो पकड़े गए थे, और बाद में इनको शायद डिपोर्ट कर दिया गया था और रंगून भी भेजा गया इनको। रंगून में इनका देहांत हो गया। रंगून अभी जो बर्मा है उसको बोलते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं A.O. ह्यूम द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लिव्ड इन विच हाउस इन शिमला। तो A.O. ह्यूम जिनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो शिमला में रहते थे। एक बिल्डिंग थी जिसका नाम था रोथनी कैसल, जहां पर वो रहते थे। 45 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रोथनी कैसल में ये रहते थे। अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे W.C. बनर्जी। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो है वो इसके पहले प्रेसिडेंट जो था वो बने थे। वोमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम था। ये जो था वो इसके पहले प्रेसिडेंट जो था वो बने थे। तो इतना आपने ध्यान रखना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। बिल्डिंग्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, अभी रिवाइज नहीं करेंगे उनको। 46 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज कॉम्बिनेशन इज नॉट प्रॉपरली मैच। तो इनमें से कौन सा मैरिज का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो प्रॉपरली मैच नहीं किया गया है? तो पहले तो बोलते हैं झिंड फुक और बराड़ फुक। हमने मैरिज का टाइप जो है वो पढ़ रखा है। यहाँ पर झिंड फुक दिया गया है, तो झिंड फुक देखो मैरिज का टाइप ही आता है। और ये गद्दी जो ट्राइब आती है, गद्दीज के बीच में ही जो है वो मैरिज का एक टाइप है। तो पहला तो बिल्कुल सही रूप से मैच किया गया है। चक्की फक्की करके जो है ये इस तरह का मैरिज का टाइप है। क्या ये पांगी में आता है? तो ये भी सही बात है, ये भी पांगी में ही जो है वो आता है। आगे जो है वो डुब करके दिया गया है। डुब करके जो है ये भी एक तरह से मैरिज का ही
प्रकार है, परंतु ये लाहौल में मैरिज का प्रकार नहीं है, ये किन्नौर में लाहौल का मैरिज का प्रकार जो है वो आता है। किन्नौर में ये मैरिज का प्रकार जो है वो आता है। और आगे घौर भूषणा दिया गया है, घौर भूषणा इनके घर बसाना एक तरह से, तो ये कहाँ पर है, ये कुल्लू में जो है वो आता है, ये सही बात है। 46 के अगर अब अभी हम देखेंगे कि 46 का जो है नॉट करेक्टली मैच कौन सा था, तो प्रॉपरली मैच नहीं किया गया था ऑप्शन सी को। ये जो डुबडुब था ये किन्नौर में जो है वो मैरिज का टाइप प्रचलित है। किन्नौर में हमने दम चालीसा पढ़ रखा है लव मैरिज का टाइप, वहाँ पर हमने दरोस डुबडुब ये सब पढ़ रखे हैं, ये मैरिज बाय फोर्स होते हैं। जाने खंग जाने तंग हमने वहाँ पर कॉमन मैरिज का टाइप पढ़ रखा है। तो सारे ये मैरिज के टाइप हैं। जब आप टेस्ट सीरीज देखेंगे तो टेस्ट सीरीज में ये भी आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे क्वेश्चन। आगे आर्किटेक्ट स्टाइल के बारे में पूछा गया है, बोलते हैं द आर्किटेक्ट स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज अ शिखर स्टाइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बोलते हैं कौन सा मंदिर शिखर स्टाइल में बना हुआ है। शिव मंदिर जो बैजनाथ का है वो शिखर स्टाइल में बना हुआ है। इसको बनाया किसके द्वारा गया था, दो व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम आहुका और मनियुका हुआ करता था, ये भाई थे, इनके द्वारा जो था वो इस मंदिर को बनवाया गया था। ठीक है, ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पर लक्षणा देवी टेम्पल जो है वो दिया गया है। लक्षणा देवी टेम्पल भरमौर में आता है और इस टेम्पल को जो है वो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था वो बनवाया गया था। पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में इसको वहाँ के राजा हुआ करते थे मेरू वर्मन, जिनके द्वारा बनवाया गया था, और गुग्गा इसके आर्किटेक्ट थे जिनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। हाटेश्वरी टेम्पल यहाँ पर दिया गया है, तो ये हाटेश्वरी टेम्पल कहाँ पर स्थित है और कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, तो ये भी मंदिर जो है वो पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है और डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। हाटकोटी मंदिर भी इसको बोलते हैं जहाँ पर ये आता है। शक्ति देवी टेम्पल दिया गया है, शक्ति देवी टेम्पल छतराड़ी में आता है, छतराड़ी चंबा में ही आता है, इसको छतराड़ी मंदिर भी बोलते हैं और ये भी पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना है। इसको भी राजा मेरू वर्मन के द्वारा बनवाया गया था और डिज़ाइन करने वाले वही गुग्गा आर्किटेक्ट थे इसके, जिनके द्वारा लक्षणा देवी टेम्पल को किया गया था। तो शिव मंदिर के बारे में पता चल के बाकी जो ऑप्शन थी वो भी क्लियर हो गई। आगे बोलते हैं विच फेयर इन चंबा एसेंशियली अ फेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो चंबा का कौन सा मेला है जो महिलाओं और बच्चों का मेला होता है, तो चंबा का ये सूही मेला है जो महिलाओं का और बच्चों का होता है। यहाँ पर पुरुष भाग नहीं लेते, ये यहाँ पर जो भाग लेते हैं वो महिलाएं और बच्चे लेती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सूही मेला जो है वो मनाया कब जाता है आखिर, तो सूही मेले के बारे में ये भी ध्यान रखना है कि ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में मनाया जाता है ये। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में और भी हमारे पास मेले दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर साहो मेला दिया गया है तो चंबा में ही ये लगता है, मिंजर मेला भी चंबा में लगता है, चंपावती मेला भी चंबा में लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक और बनता है वो मिंजर मेले के बारे में बनता है कि ये कब स्टार्ट होता है। मिंजर मेला जो है वो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट होता है, सावन महीने का जो सेकंड संडे होता है उस दिन ये स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं निज पथ के अविचल पंथी, ये ऑटोबायोग्राफी है, बोलते हैं किसकी, तो निज पथ के जो अविचल पंथी एक ऑटोबायोग्राफी करके बनाई गई है, वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये शांता कुमार जी की ऑटोबायोग्राफी जो है वो आती है। 49 का ऑप्शन सी श्री शांता कुमार जो है वो सही आंसर हो जाएगा। श्री शांता कुमार जी की ये ऑटोबायोग्राफी है निज पथ के अविचल पंथी। तो इनके बारे में ध्यान रखना है शांता कुमार जी के बारे में कि इनके द्वारा अकेली इनके ऊपर जो इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं, ये तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है जो जिसका नाम निज पथ के अविचल पंथी है। मैंने ये भी बताया है कि शांता कुमार जी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, ऐसे करके हमने क्वेश्चन पढ़ा है। तो निज पथ के अविचल पंथी वो याद होगी आपको। शांता कुमार जी के द्वारा और जो किताबें लिखी गई हैं उसमें जो है वो कौन कौन सी फेमस है, उसमें एक लाजो किताब फेमस है, उसमें जो है वो धरती है बलिदान की किताब फेमस है, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे किताब इनकी फेमस है, हिमालय पर लाल छाया किताब फेमस है, देश भगत स्वामी विवेकानंद करके इनकी किताब आती है वो भी फेमस है। तो वो सब आपने ध्यान रखना है इनकी किताबों के बारे में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच फील्ड डॉक्टर उमेश कुमार भारती ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड। तो डॉक्टर उमेश कुमार भारती को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, बोलते हैं कौन सी फील्ड में, तो डॉक्टर उमेश कुमार भारती को जो था वो पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, काफ़ी पहले दिया गया है वैसे तो, तब दिया गया था, हमने उस टाइम गिरिराज पत्रिका में ये क्वेश्चन पढ़ा था और इनको मेडिसिन में ये अवार्ड जो था वो मिला था। ऑप्शन डी सही आंसर है। इनके द्वारा जो था वो एक खोज की गई थी मेडिसिन में, जो पागल कुत्ते के काटने से पीड़ित रोगी होते हैं उनके उपचार के लिए इन्होंने जो था वो कोशिश की थी, जिसके लिए इनको ये अवार्ड जो था वो मिला था। और आपने ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो उपचार बनाया गया था, मेडिसिन जो बनाई गई थी वो दुनिया की सबसे कम खर्चीली मेडिसिन जो था वो बनाई गई थी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो था वो इस बात को माना गया था। ठीक है, तो इसलिए जो था वो ये काफ़ी फेमस हैं और इनको ये पद्मश्री अवार्ड मिला था। अब इनको कौन सी ईयर में ये अवार्ड दिया गया था, तो 2019 की जब बात है, 2019 में इनको ये अवार्ड मिला था। शिमला से जो है ये संबंध रखते हैं तो ये भी आपने इनके बारे में ध्यान रखना है।
चलिए जी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। परंतु उससे पहले टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से जब आप @allexam31 कर सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर हमें ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हिमाचल प्रदेश के जो पहले लोकायुक्त थे वो कौन थे। लोकायुक्त की बात हो रही है और वो कब जो था वो लोकायुक्त हिमाचल के बने थे। जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए कि पहले लोकायुक्त कौन थे और कब बने थे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।